तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1154 का टाइटल है आई कांट इवन डाई, और ये चैप्टर का टाइटल रिफर कर रहा है हमारे भाई प्रिंस लोकी को। लोकी का बैक स्टोरी और भी ज़्यादा सैड होते जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर। मुझे लगता है कि लोकी का जो पूरा केस है वो सिंपली मिसअंडरस्टूड काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है, मिसअंडरस्टूड काइंड ऑफ अ पर्सन है। हमने देखा है टिपिकली रियल लाइफ में भी कई सारे लोग मिसअंडरस्टूड रहते हैं, ठीक तरीके से उन लोग स्टैंड आउट नहीं करते, उनके बारे में रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, उनके बारे में रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि लोकी, हमारा भाई प्रिंस लोकी भी उसी तरीके से उसका केस है। यहाँ पर हम उसका स्ट्रगल्स देख रहे थे और एक तरीके से वो एक टाइम पे मरना भी चाहता था, पर वो नहीं मर सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मैसिव है। बेबी लोकी बहुत ज़्यादा मैसिव था। तो डेफिनेटली लोकी का कैरेक्टर मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के लिए रिलेटेबल है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओडा इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लैश आउट भी कर रहा है इस पूरे सीरीज में, और डेफिनेटली बहुत ही एक कूल कैरेक्टर है लोकी मेरे हिसाब से। ये चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं एक फ्लैशबैक के जरिए से, जहाँ पर हम लोग 63 ईयर्स पास्ट में गए हैं। ये यही टाइम था जहाँ पर बिग मॉम ने पूरे एल्बेफ में काइंड ऑफ कियोस मचा दिया था। ये टाइम हम देख रहे थे कि एल्बेफ ने एक बहुत ही क्रूशल एल्डर को खो दिया था जिसका नाम है जोरूल, और सब सारे एल्बेफ के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे बिग मॉम के ऊपर। इसी वजह से बिग मॉम ने जब रैम्पेज किया था पूरे एल्बेफ में, उसी साल एल्बेफ में बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आता है, नेचुरल कैलेमिटीज आता है, एल्बेफ में तूफान आता है, एल्बेफ के पोर्ट्स ज्यादा फ्रीज हो गए थे, सब सारे नेचुरल कैलेमिटीज उसी साल आ गया था पूरे एल्बेफ में, और ये एल्बेफ के नेचुरल हैबिटेट्स को डेविस्टेट कर देता है। एल्बेफ की हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी इतना रूथलेस नेचुरल डिजास्टर अकर नहीं हुआ था। ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से एल्बेफ में बहुत ज्यादा फैमिन आ गया था। हम देख रहे थे कि एल्बेफ में ही कई सारे लोग झगड़ना चालू हो गए थे। हमको पता है कि जब कभी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम आता है किसी भी कंट्री में, ये एक ऑब्वियस बात होता है कि लोग एक दूसरे में झगड़ने लगते हैं रिसोर्सेज की वजह से, वो सब सारी चीजें। तो एल्बेफ में भी हम लोग वही देख रहे थे। एल्बेफ के लोग एल्बेफ के साथ झगड़ रहे थे, विलेजर्स झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर यही टाइम था जहाँ पर हम लोग एस्ट्रिड और लोकी के बीच में भी डायनेमिक देख रहे थे। हमको पता है कि एस्ट्रिड ने जब लोकी को जन्म दिया तभी से उसने बोल दिया था, उसके आंखों को देख के उसने बोल दिया था कि ये कर्स चाइल्ड है, और उसको फेंक दिया था उसने अंडरवर्ल्ड में। हमको पता है कि लोकी, बेबी लोकी चढ़ के आ रहा था, क्लाइम करके फिर से आ रहा था अंडरवर्ल्ड में, अंडरवर्ल्ड में से वो क्लाइम करके आ रहा था अपने माँ के पास। तो इस टाइम पे हम देख रहे थे कि लोकी अपने माँ के पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि कोई ना कोई उसको कंफर्ट दे, पर एस्ट्रिड बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। वो बोल रही थी लोकी को कि लोकी को डिस्पोज कर दिया जाए, लोकी को मार दिया जाए। वो एक टाइम पे ये भी बोलती है एक गार्ड को कि लोकी की जो आंखें हैं वो बेसिकली नोच लिया जाए, लोकी की आंखें बेसिकली निकाल दिया जाए। ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ही हार्श था। ओडा का डिपिक्शन भी बहुत ज्यादा ही हार्श था। हमको पता है कि अगर ये दुनिया में कोई भी है अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करने के लिए है, वो तो एक्चुअल में माँ ही होती है मेरे भाई। पर यहाँ पर एस्ट्रिड मारने को तैयार ही नहीं थी। वो लोकी को अपने आसपास भी नहीं चाहती थी। हम देख रहे थे कि लोकी रोए जा रहा था अपने माँ के लिए, पर एस्ट्रिड उसको मतलब अपने सामने भी, अपने करीब भी नहीं आने देना चाहती थी। ये सब सारी चीजों में मुझे एक स्पेसिफिक पैनल बहुत ज्यादा ही पसंद आया था। जब ये सब सारी चीजें चल रहा था लोकी और एस्ट्रिड के बीच में, हमको पता है कि ये यही टाइम था जहाँ पर एल्बेफ में फैमिन आया था। तो ओडा ने एक पैनल को डिपिक्ट किया है ठीक एस्ट्रिड और लोकी के सिचुएशन में। लोकी चाहता था कि एस्ट्रिड उसको अपने बाहों में पकड़े, पर वो नहीं पकड़ रही थी, एस्ट्रिड उसको दूर कर रही थी। तो उसके नेक्स्ट पैनल में हम देख रहे थे कि क्योंकि एल्बेफ में फैमिन है तो एक बच्चा रो रहा था भूख के मारे, तो उसके माँ उसको बोलती है कि अभी ब्रेड नहीं है, सिर्फ ये लास्ट ही ब्रेड था मैंने जो तुझको दिया है। तो वो हमको वहां पर एक अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा था माँ का। हमको दिखाई दे रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के रो रही थी साथ में। तो मुझे लगता है कि वो एक ओडा का जरिया था डिपिक्ट करने का कि एस्ट्रिड कितनी हॉरिबल माँ है एट द एंड ऑफ द डे। एल्बेफ में अब क्योंकि बहुत ज्यादा ही डेस्परेट टाइम चल रहा था, तो धीरे धीरे से वो जायंट्स के स्पिरिट्स को भी ब्रेक करने लगा था। हम पर्टिकुलरली देख रहे थे कि एक जायंट हजरुद्दीन को अटैक करने जा रहा था, क्योंकि हजरुद्दीन लोकी का बड़ा भाई है, और ऑलरेडी पूरे एल्बेफ में रूमर्स फैल चुका था कि प्रिंस लोकी के कर्स की वजह से ये सब सारी चीजें हुआ है। तो जैसे ये जायंट अटैक करने जा रहा था हजरुद्दीन के ऊपर, तो हम देखते हैं कि किंग हैरल्ड की एंट्री होता है, और किंग हैरल्ड डायरेक्टली फ्लैटन कर देता है ये बंदे को। किंग हैरल्ड के आने के बाद एल्बेफ में जो सिचुएशन था वो धीरे धीरे से सुधरने लगता है, क्योंकि किंग हैरल्ड ने डिप्लोमेसी किया था, क्योंकि किंग हैरल्ड ने एक काइंड ऑफ कनेक्शन क्रिएट करने का कोशिश किया था डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो इस वजह से उसने अच्छा कनेक्शन भी बना लिया था आउटर वर्ल्ड के साथ। तो हम देखते हैं कि इन टाइम ऑफ नीड उसने जो कनेक्शंस बनाया था वही दोस्त उसको बेसिकली मदद करते हैं, वही कंट्रीज उसको मदद करते हैं। हम लोग बहुत सारे कंट्रीज फूड सप्लाईज ला के डिलीवर करते हुए दिखाई दे रहे थे
एल्बेफ में, और इसी के वजह से एल्बेफ के एक तरीके से मैं बोलूंगा कि किंग हैरल्ड के कनेक्शंस की वजह से एट द एंड ऑफ द डे एल्बेफ इस पूरे हॉरिबल फेज से निकल पाता है, बहुत ही कंफर्टेबली निकल पाता है इस पूरे हॉरिबल फेज से, क्योंकि आउटर वर्ल्ड काइंड ऑफ मदद कर रहे थे एल्बेफ को फूड सप्लाईज के जरिए से। किंग हैरल्ड जब एल्बेफ में आता है उसी टाइम पे एस्ट्रिड का डेथ हो गया था अननोन इलनेस की वजह से। एस्ट्रिड अपने मरते दम तक यही ओपिनियन रखे हुए थे कि लोकी एक कर्स चाइल्ड है और एल्बेफ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। एल्बेफ के लिए एक तरीके से उसका मानना था कि लोकी, प्रिंस लोकी एक मिसफॉर्चून लेके आएगा ऑन अ लॉन्गर टर्म। किंग हैरल्ड ऑब्वियसली हमको पता है कि बहुत ही एक कूल काइंड ऑफ बंदा है। किंग हैरल्ड प्रिंस लोकी को उठाता है, हवे में उठाता है, और वो सोच रहा था कि उसके आइस के साथ क्या हुआ है, वो सब सारी चीजें प्रिंस लोकी देख सकता है। पर इसी टाइम पे हम देख रहे थे कि उसने आंखों के ऊपर अपना पट्टी बांध दिया था, और ये मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से है क्योंकि ऑलरेडी रूमर्स फैल चुका था कि ये कर्स प्रिंस है। किंग हैरल्ड एल्बेफ में आते ही उसका प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रेट था, वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगा था एल्बेफ को लेके, वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगा था वेंचर करने के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये सब सारी चीजों में ऑब्वियसली किंग हैरल्ड्स के लिए जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज था वो काइंड ऑफ एक बैक स्टेज ले लिया था। तो इस वजह से हम देख रहे थे कि लोकी एस्ट्रिड के बड़े भाई के पास चले जाता है, और उसके बड़े भाई का भी मानना यही था कि उसके बहन का जो डेथ हुआ है, जो एस्ट्रिड का डेथ हुआ है, वो लोकी के कर्स की वजह से ही हुआ है। ये ओपिनियन भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था पूरे एल्बेफ में कि लोकी के कर्स की वजह से एस्ट्रिड का डेथ हुआ है, वो सब सारी चीजें। और ऑब्वियसली ये सब सारे रूमर्स बहुत ज्यादा जल्दी फैल गया था एल्बेफ में। मुझे यहाँ पर इन सब सारी चीजों में हजरुद्दीन और एदा का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कूल लगा था। एदा को हम देखते हैं कि वो लैंड ऑफ द डेड में अपना एक छोटा सा बार खोल देती है, और हजरुद्दीन भी वहां पर ही था। तो उनके बीच में जो डायनेमिक्स था माँ और बेटे का, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्वीट और कूल था। ये चैप्टर में हम लोग फिर से टाइमलाइन चेंज करते हैं। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं 56 ईयर्स को, और ये टाइम पे हम लोग देख रहे थे कि जुरेल और किंग हैरल्ड के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था रेवरी को लेके। किंग हैरल्ड गया था अटेंड करने के लिए एक रेवरी को, और वो बेसिकली स्मगल्ड इन किया गया था। एक बेसिकली उसका फ्रेंड था, एक किंग था किसी किंगडम का, वो उसको स्मगल करता है रेवरी में। पर जब किंग हैरल्ड अपना क्वेश्चन पूछता है, वो अपना बेसिकली कवर ब्लो अप कर देता है अपने क्वेश्चन के जरिए से। किंग हैरल्ड को इस रेवरी में वर्ल्ड गवर्नमेंट पकड़ लेते, वो पकड़ा जाता उसके क्वेश्चन की वजह से। अब हमको पता नहीं है कि किंग हैरल्ड ने कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, पर ऑब्वियसली ये कुछ ही वर्ल्ड सेंचुरी रिलेटेड रहेगा या एक टैबू क्वेश्चन रहेगा। ये मेरे को बहुत ज्यादा वाइब दे रहा था किंग कोबरा और पूरा ईमू का सेगमेंट जो हमने देखा था रेवरी में। पर हाँ, यहाँ पर किंग हैरल्ड को पकड़ लिया जाता, पर इसी समय पे हम देखते हैं कि एक मैसिव इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से किंग हैरल्ड एस्केप कर पाता है इन सब सारी सिचुएशन से। ये इंसिडेंट के बारे में हमको आगे पता चला है, बाद में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। किंग हैरल्ड और जुरेल के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था। यहाँ पर जुरेल बताता है किंग हैरल्ड को कि किस तरीके से पास्ट में एक गाली रा वॉर हैमर कंपनी था। ये बेसिकली ग्रुप था जो कंप्राइज करता था डिफरेंट शिप रैक्स को। ये जायंट शिप रैकर्स या शिप बिल्डर्स अपने हाथों में वॉर हैमर टिपिकली लेके जायंट सीज को, वास्ट ओशंस को उन लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल करके कवर करते हैं। यहाँ पर जुरेल बताता है कि ये इंडीड एक शिप रैक कंपनी था, ये इंडीड लोग थे, हमारे ही लोग थे। किंग हैरल्ड को ऐसा लगता था कि ये मिथ था, पर जुरेल हमको बताया कि बहुत ज्यादा बुढ़ा है, बहुत ज्यादा ही ओल्ड है, तो उसको पता था कि ये सब सारी चीजें सच में था। तो जुरेल बताता है कि ये जो जायंट शिप बिल्डर्स थे उन लोग टाइम टू टाइम फिर से एल्बेफ में लेटर्स भेजते रहते थे अपने स्टेटस को लेके कि उनके साथ क्या चल रहा है। तो जो लास्ट लेटर ये जो शिप रैकर्स थे, ये जो जायंट्स, ग्रुप ऑफ जायंट्स उन लोगों ने भेजा था जुरेल को, वो ये था कि उन लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है। तो ये बेसिकली हमको पता चला था नया इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली डिस्कस किया जा रहा था क्योंकि किंग हैरल्ड गया था रेवरी में और उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट पकड़ लेते। तो इसी टॉपिक को लेके बाद में जुरेल बताता है ये गैली रॉ कंपनी के बारे में, शिप बिल्डर्स के बारे में, जिनको पकड़ लिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपेरेंटली। यहाँ पर जुरेल ये भी मेंशन करता है कि उसने रूमर्स सुना था किसी डिफरेंट सोर्सेस की वजह से कि कई सारे जायंट्स को आइस में बदल दिया गया था एक टाइम पे। तो ये मतलब जब हम बात कर रहे हैं जायंट्स के बारे में, यहाँ पर एंशिएंट जायंट्स भी थे और यहाँ पर उनका तादाद 100+ था। यहाँ पर जुरेल किंग हैरल्ड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि किंग हैरल्ड का एफर्ट जो है वो सही डायरेक्शन में है, पर उसका एफर्ट कोई भी फ्रूट नहीं बेयर कर रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक्चुअल में कुछ एनिमोसिटी है जायंट्स को लेके, या वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक्चुअल में कुछ एनिमोसिटी है कुछ एस्पेक्ट्स को लेके। यहाँ पर बात कर रहा था जुरेल कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एंशिएंट पास्ट में एक बहुत ही स्ट्रांग अपोनेंट के अगेंस्ट फेस किया था जो उनका एनिमी था। तो इस वजह से किसी न किसी तरीके से उन लोग जायंट्स को अपना बेसिकली यहाँ पर एक एनिमी की तरह देख रहे हैं, या उन लोग एक थ्रेट की तरह देखते हैं जायंट्स को। तो ये सब सारी चीजें जानने के बाद हमको पता है कि किंग हैरल्ड क्या करना चाहता है। किंग हैरल्ड बेसिकली एल्बफ को ओपन अप करना चाहता है
है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए। वो बेसिकली कॉमर्स करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, वो एक डीपर कनेक्शन फॉर्ज करना चाहता है पूरे दुनिया के साथ। ये चैप्टर में हम लोग फिर से टाइमलाइन बदल के अभी हम लोग 48 ईयर्स पास्ट में है करंट स्टोरी लाइन से। यहाँ पर हम देख रहे थे कि किंग हेरल्ड और भी ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा था ग्रेटर कनेक्शन को लेके आउटर वर्ल्ड के साथ। किंग हेरल्ड को इस टाइम पे किंग हेरल्ड ने अपने एल्बेफ पूरे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस को और भी स्ट्रांगली तरीके से बॉन्ड कर दिया था। सब सारे लोग बहुत ही यूनाइटेड खड़े हुए हमको दिखाई दे रहे थे। तो यही टाइम था जहाँ पर किंग हेरल्ड बेसिकली बिजी हो गया था फिर से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन फॉर्ज करने में, और वो ज़्यादा टाइम बिता रहा था बाहर, कंट्री के बाहर वो ज़्यादा टाइम बिता रहा था। तो यही टाइम था जहाँ पर हमारा चाइल्ड लोग अभी थोड़ा लड़ने लायक बन चुका है। वो बेसिकली अपने अंडरवर्ल्ड से कई सारे पेट्स को लेके आता है, अटैक करता है पूरे विलेजेस के ऊपर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोकी, प्रिंस लोकी हैवक लेके आ रहा था पूरे विलेजेस के ऊपर, और हमको दिखा रहा था कि वो एक तरीके से अपना भड़ास निकाल रहा था आउटर वर्ल्ड पे। हमको इन सब सारी सिचुएशंस में प्रिंस लोकी वर्सेस हजरुद्दीन के बीच में क्लैश भी दिखाई देता है। यहाँ पर लोकी के लिए मतलब ज़्यादा ट्रबल नहीं था हजरुद्दीन को वो बहुत जल्दी से फ्लैट कर देता है। यहाँ पर हम ये भी देख रहे थे कि प्रिंस लोकी काइंड ऑफ नीचे दिखा रहा था हजरुद्दीन को, वो उसको इलिजिटिमेट चाइल्ड बोल रहा था। हमको पता है कि वो वहाँ पर क्या सिचुएशन है, पर ये जो कुछ भी कर रहा था लोकी पूरे एल्बेफ में, वो काइंड ऑफ अपने वॉइड को फिल करने के लिए कर रहा था। वो प्रोजेक्ट कर रहा था अपना पेन पूरे आउटर वर्ल्ड पे। और हम देखते हैं कि एक टाइम पे वो बेसिकली रोने भी लगता है। ये सब सारी चीज़ें करने के बाद एक टाइम पे वो रोने भी लगता है कि मैं इस टाइम पे मर भी नहीं सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था मेरे भाई लोकी का, और हमको दिखाता है कि लोकी क्या किन चीज़ों से गुजरा है। ये चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है बहुत ही लेजेंडरी तरीके से। हमको हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक एल्बेफ में एंट्री मारते हुए दिखाई देता है। रॉकस्टी ज़बैक यहाँ पर लोकी के सामने था, वो एल्बेफ में अंडरवर्ल्ड में था। यहाँ पर मेरे भाई रॉकस्टी ज़बैक के साथ साथ कौन है, यहाँ पर हमको गोल्डन लैंड शीकी और एडवर्ड न्यूगेट हमारा भाई वाइट बियर्ड दिखाई दे रहा था उसके साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस लोकी रो रहा था और बाद में वो देखता है कि उसके सामने ज़बैक है। रॉकस्टी ज़बैक दो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है प्रिंस लोकी को। वो पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर अभी एल्बेफ में हूँ, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या यहाँ पर मुझको किंग हेरल्ड मिलेगा। रॉकस्टी ज़बैक का एंट्री इंसेन लेवल का था। रॉकस्टी ज़बैक के एंट्री के साथ हमको पता चलता है कि ये बंदे ने पार्टिसिपेट किया था रेवरी में, और इस अगर बंदे ने पार्टिसिपेट किया था रेवरी में तो क्या ये किंग था किसी किंगडम का। प्लस हमको यहाँ पर पता चलता है कि जब उसने पार्टिसिपेट किया था रेवरी में तब उसने मतलब सिंगल हैंडेडली इनाइलेट कर दिया था एक नेवी HQ एडमिरल को। मेरे भाई ये एडमिरल को मारने के बाद वो बेसिकली वांटेड मैन बन जाता है पूरे सीज में, और ये अभी यहाँ पर आया है किंग हेरल्ड को ढूंढते हुए, क्योंकि वो किंग हेरल्ड के साथ मिला था कब, बेसिकली जब रेवरी में बेसिकली उसने पार्टिसिपेट किया था। तो जब किंग हेरल्ड रेवरी में गया था और जब वो बोल रहा था कि एक इंसिडेंट की वजह से बेसिकली उसका जान बच गया था या वो एस्केप कर पाया था वर्ल्ड गवर्नमेंट से, तो ये वही इंसिडेंट था मेरे भाई। वो यही इंसिडेंट था जहां पर रॉकस्टी ज़बैक ने काइंड ऑफ इनाइलेट कर दिया था एक नेवी HQ एडमिरल को। हमको यहाँ पर ये भी पता चला है कि हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक एक्चुअल में फादर है, वो बेसिकली डैडी है ब्लैक बियर्ड का काइंड ऑफ वो फादर है, और ब्लैक बियर्ड बेटा है रॉकस्टी ज़बैक का। तो यहाँ पर ये पूरे वन पीस में डैडी नोमी चल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि लूफी बेटा है ड्रैगन का, ड्रैगन बेटा है गाप का, हमको पता है कि एस बेटा है किसका, एस बेटा है बेसिकली रॉजर का, शैंक्स बेटा है फिगारलैंड गार्लिंग का, और हमको पता है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन है। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर आगे चल के हमको पता चलता है कि हमारा भाई मीहॉक एक्चुअल में ईमू का बेटा है। किसको पता भाई, मैं मतलब मुझको पता नहीं क्या चल रहा है इस सीरीज में। दिस इज डैडी पीस। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से बहुत ही एक सॉलिड चैप्टर था, मैं इसको रेट करना चाहता हूँ 9। ये मेरे हिसाब से एक सॉलिड 9 वाला चैप्टर था, और मैं रेयरली किसी चैप्टर को 9 देता हूँ, तो तुझको पता रहेगा कि ये चैप्टर इतना स्पेशल था मेरे लिए। ये चैप्टर में हम लोग 3 डिफरेंट टाइमलाइंस के ऊपर फोकस कर रहे थे। पहले हम लोग बेसिकली 63 ईयर्स इन द पास्ट जाते हैं, बाद में 56 ईयर्स इन द पास्ट जाते हैं, बाद में इवेंचुअली 48 ईयर्स इन द पास्ट जाते हैं। ये मतलब डिफरेंट टाइमलाइंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे हम लोग। डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे रहा था ये डिफरेंट टाइमलाइंस में, जो बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब 63 ईयर्स इन द पास्ट फ्रॉम द करंट स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस कर रहे थे ये पूरे चैप्टर के सेगमेंट में, वहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था कि किस तरीके का प्लेग आया था पूरे एल्बेफ कंट्री में। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था कि विलेजर्स फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ये प्लेग का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी या प्लेग को बेसिकली उन्हें एसोसिएट किया जा रहा था लोकी के कर्स के साथ। तो हम लोग इवेंचुअली देखते हैं कि किस तरीके से किंग हेरल्ड के डिप्लोमेसी की
जरिए से, किंग हेरल्ड के माइंडसेट के जरिए से किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को अप्रोच करके बेसिकली एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता, वो बेसिकली हैंडी आता है इस पूरे सिचुएशन में। जब एल्बेफ में ये बहुत ही एक बड़ा ट्रेजिडी, नेचुरल कैलेमिटी हुआ था, तब बेसिकली आउटर वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं किंग हेरल्ड को और एल्बेफ को, और उसी तरीके से हम लोग बेसिकली इस पूरे ट्रेजिडी को अवॉइड कर पाते हैं। जब हम लोग फोकस कर रहे थे 56 ईयर्स इन द पास्ट, तब हमको दिखाई दे रहा था कि किंग हेरल्ड ने अटेंड किया था रेवरी को, हमको रेवरी का एस्पेक्ट पता चल रहा था, हमको जुरेल बात करते हुए दिखाई दे रहा था, लेजेंडरी जायंट शिप बिल्डर्स के बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है कि कई सारे जायंट्स को फ्रीज कर दिया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ही एक थ्रेट की तरह देखते हैं, बहुत ही एक एनिमी की तरह देखते हैं एल्बेफ को। तो वहाँ पर हमको एक एनिमोसिटी का भी एंगल पता चल रहा था हमारे भाई जुरेल, एल्डर जुरेल के जरिए से। 48 ईयर्स इन द पास्ट जो हमारा करंट स्टोरी लाइन है, उसके 48 इन द पास्ट के ऊपर जब हम लोग फोकस कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि किस तरीके से लोकी अपने इनसिक्योरिटीज को, अपने पेन को काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कर रहा था एल्बेफ के ऊपर। हमको पता है कि ही वॉज नॉट लव्ड एज अ चाइल्ड, तो हम देख रहे थे कि उसका क्या प्रेडिकेमेंट था, किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा पेन में था, किस तरीके से वो मरना चाहता था पर वो मर नहीं पा रहा था। इसी टाइम पे, यही टाइम पे हम देखते हैं कि किंग हेरल्ड दूर रहता है एल्बेफ से, वो मतलब डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा था। तो किंग हेरल्ड दूर था पूरे एल्बेफ से। इसी टाइम पे रॉक्सटी ज़बैक एंट्री होता है, इसी टाइम पे हमको भाई ये सब सारा रिवील मिलता है कि वो ब्लैक बियर्ड का डैडी है। तो ये 3 टाइमलाइन जिस तरीके से इंटीग्रेट किया है हमारे भाई ओडा ने इस पूरे चैप्टर के स्ट्रक्चर में, वो बहुत ज़्यादा कूल था मेरे हिसाब से। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रहा था और ये डिफरेंट हमारे इन्फॉर्मेशन को भी अच्छी तरीके से ओडा हाईलाइट करना चाहता था, जो हमको नए रिवील्स मिले हैं इस पूरे स्टोरी को लेके। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था ये चैप्टर को स्ट्रक्चर करने का। अब ये चैप्टर का जो मिड सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा कूल था मेरे हिसाब से। ये बहुत ही इंसेन लेवल का मिड सेक्शन था ये चैप्टर का, जहाँ पर हमको पता चलता है कि कई सारे जायंट्स को फ्रीज कर दिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कैप्चर करके। तो हमने देखा है कि पंक हैजार्ड में भी हमको कई सारे फ्रोजन जायंट्स दिखाई दे रहे थे, तो क्या वो सेम जायंट्स है वहां पर जो हमको दिखाई दे रहे थे? प्लस यहाँ पर ये जो जायंट्स थे वो शिप बिल्डर्स थे, तो क्या यही जायंट्स रिस्पॉन्सिबल थे प्लूटोन को बेसिकली बनाने के लिए? क्या ये यहाँ पर ऐसा केस है? बेसिकली हमको पता है कि प्लूटोन को बनाया गया था वाटर 7 में, तो क्या वो ऐसा वो केस है? प्लस यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है ये जायंट शिप बिल्डर्स का, उनको बोला गया है कि उनके हाथ में एक वॉर हैमर रहता है, तो क्या ये बेसिकली काइंड ऑफ एक मिथ जनरेट किया था क्लबॉटमॉन का? हमको पता है कि किस तरीके से गोइंग मैरी को, हमको पता है कि जब हम लोग स्काई आइलैंड में जा रहे थे, हम लोग स्काई पिया में थे, तब एक क्लबॉटमॉन ने बेसिकली उन्होंने बनाया था गोइंग मैरी को, वो सब सारी चीज़ें हुआ था। वो एक लेजेंडरी मिथ है पूरे शिप बिल्डर्स में या शिप को लेके। तो क्या वो मिथ वहां से आया है मेरे भाई? क्या ये ऐसा चल रहा है यहाँ पर ये केस? प्लस जो और बहुत सा क्रेजी एस्पेक्ट था ये चैप्टर के मिड सेक्शन में, वो ये था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का एनिमोसिटी है एल्बेफ के साथ, और जो कुछ भी किंग हेरल्ड करना चाहता है वो बेसिकली हो नहीं पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यही एनिमोसिटी को लेके। तो ये काइंड ऑफ मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस रेज कर रहा था कि हाँ, हम लोग मतलब प्रेजेंट स्टोरी लाइन में देख रहे हैं कि ईमू डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। एक तरीके से वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं एल्बेफ आर्क में गुनको की बॉडी के जरिए से। तो उस एस्पेक्ट में वो क्यों यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है? ईमू यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व हुआ है? ईमू यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि वो एल्बेफ को अपने डोमिनियन में लाना चाहता है। और वो क्यों एल्बेफ को अपने डोमिनियन में लाना चाहता है? वो एल्बेफ को अपने डोमिनियन में इस वजह से लाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये जो आने वाला वॉर है, जो एक मैसिव वॉर होने वाला है आगे चलते हुए, वो वॉर में पक्का एल्बेफ के वॉरियर्स बहुत एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वजह से ईमू चाहता है कि ये जो पूरा एल्बेफ है वो उसके डोमिनियन में गिरे। मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में भी यही केस था, पास्ट में भी ऐसा हुआ था कि जायंट्स ने कुछ किया था जो बेसिकली बहुत ही एक डेंट्रीमेंटल इफेक्ट लेके आया था ईमू और उसके पूरे एलाइज को लेके। ये एक मेजर एस्पेक्ट था मेरे भाई इस पूरे चैप्टर में, जो कुछ भी जुरेल बोल रहा था। तो डेफिनेटली ये क्रेजी चीज था, क्रेजी मिड सेक्शन था। मुझे पर्टिकुलरली पसंद आया इस चैप्टर में जिस तरीके से ओडा एक काइंड ऑफ ड्यूअलिटी का एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था। हमको हजरुद्दीन और लोकी के केस में हमको पता है कि एस्ट्रेड और लोकी का रिलेशनशिप किस तरीके से था, हमको पता है किस तरीके से एदा और हजरुद्दीन का रिलेशनशिप था, उनका डायनामिक किस तरीके से था। तो ये डुअलिटी जो था, जो काइंड ऑफ ओडा ने हमको एक तरीके से इंटीग्रेट करते हुए दिखाई दे रहा था इस पूरे चैप्टर में, वो मुझे पसंद आया क्योंकि हमको दिखा रहा था कि एनवायरनमेंट के जरिए से किस तरीके का अपब्रिंगिंग, किस तरीके का एनवायरनमेंट, किस तरीके का अपब्रिंगिंग बेसिकली फौज कर सकता है एक बच्चे के लिए। वो मुझे कूल लगा था कि दोनों एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया था ओडा ने इस पूरे चैप्टर में। तो मैं बहुत ज्यादा सैड था काइंड ऑफ एस्ट्रेड और लोकी का पूरा सिचुएशन देख के, पर मैं काइंड ऑफ थोड़ा खुश भी था
काइंड ऑफ जिस तरीके से ऐदा या आयदा जो कुछ भी उसका नाम है, जिस तरीके से भी उसको प्रोनाउंस किया जाता है, उसका और उसके बेटे हजरुद्दीन का जो रिलेशनशिप था वो मेरे को बहुत ज़्यादा कूल लगा था। इंटीग्रेट बहुत ही अच्छी तरीके से किया था और वो ड्यूअलिटी का एस्पेक्ट दिखाई दे रहा था, काफ़ी कूल था। अब अगर मैं बात करूँ रॉक्सडी ज़बैक के बारे में, तो ये बंदा जेन्युइनली विलन की तरह लगता है, बातें भी विलन की तरह करता है, दिखता भी विलन की तरह है। और मैं बोलूँगा कि ब्लैक बियर्ड काइंड ऑफ पफ्ड अप वर्जन है हमारे भाई रॉक्सडी ज़बैक का। एकदम सेम लग रहे हैं फेशियल स्ट्रक्चर, फेस वाइज, फेस कट वाइज हम लोग ब्लैक बियर्ड और ज़बैक में ज़्यादा अंतर नहीं देख पा रहे हैं। पर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि जब मैंने ब्लैक बियर्ड को देखा था इस पूरे सीरीज में, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये कौन सा चूतिया विलन है यार, ये कैसा मतलब कैरेक्टर है। मेरे को थोड़ा भी पसंद नहीं आया था, बहुत ज़्यादा मोटा था, भद्दा सा था, हंसते जा रहा था जी हा करके। तो वो अपील है मेरे भाई ब्लैक बियर्ड का। ही डज नॉट लुक लाइक अ विलन बट ही इज लाइक काइंड, दैट एटीट्यूड इज देयर, द एटीट्यूड इज प्रेजेंट इन ब्लैक बियर्ड। तो वो उसका अलग ही चार्म था ब्लैक बियर्ड का। पर ये बंदा स्ट्रेट स्ट्रेट तेरे को लगता है, देखने से ही लगता है कि हाँ बंदा ये विलन है, ये बंदा डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रेजी है। उसको देख के लगता है कि हाँ ये टिपिकल काइंड ऑफ अ विलन है। तो मैं बोलूंगा कि ज़बैक का जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा कूल है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फ्लैशबैक में ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमको ज़बैक दिखाई देने वाला है। तो प्लीज ओडा डू नॉट कट टू अगेन इमू एंड कुनको एंड स्टफ लाइक दैट। इफ यू डू दैट, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई वॉन्ट यू टू फोकस एंड एम्फसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर हु इज लेजेंडरी कैरेक्टर रॉक्सडी ज़बैक। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता है इस चैप्टर को लेके। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर के बारे में, मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए भाई, वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।